हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पढ़ने चल रहे हैं उसमें हमें देखना है सीबीसी के बारे में। ठीक है, सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, इसका पूरा नाम सीबीसी का है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सीबीसी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि इसके पहले जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है उसमें भी सीबीसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, हम सीबीसी करने के बाद इलेक्शन कमीशन को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की मुख्य विशेषताएं और इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें पूछा गया है कि भ्रष्टाचार को रोकने में यह कितना प्रभावी रहा है। व्हाट आर द मेन फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ द सीबीसी इन इंडिया, हाउ इफेक्टिव हैज इट बीन कर्बिंग करप्शन। ठीक है, इसने भ्रष्टाचार को कैसे रोका है। तो हमें क्या क्या चीजें इसमें लिखनी है आंसर में, पहले ये बात हम ध्यान से अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन में। इसकी क्या विशेषताएं हैं ये बताना है हमें। दूसरी बात, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या इसके अधिकार है, कुछ इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसने इसका कुछ एक दो चार एग्जाम्पल हम बताएंगे कि इसने भ्रष्टाचार को रोकने में कैसे मदद की है। इसने सिविल सेवकों को या मंत्रियों को या भी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको उनके अपने कर्तव्यों को निभाने में, उनके अपने ड्यूटीज को करने में कैसे हेल्प करता आ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। देन लास्ट में हम निष्कर्ष या कंक्लूजन को बताते हुए अपने आंसर को क्लोज करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं सीबीसी के बारे में। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है, आपको यहाँ पे टाइपिंग करते टाइम यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन या ऐड कर सकते हो, या फिर हिंदी वाले प्रस्तावना को ऐड कर लें ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए सीबीसी के बारे में, तो सबसे पहले आपको सीबीसी के बारे में बताना होता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें इसके बारे में बता करके फिर आप आंसर को स्टार्ट आगे करेंगे, जो आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है उसको बताने की कोशिश आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके सीबीसी के बारे में। अब देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको सीबीसी भारत में एक शीर्ष सरकारी संस्थान है जो देश के सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए क्या है, ये जिम्मेदार है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा सीबीसी है ये एक भारत में सबसे ऊंची संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है जो सार्वजनिक प्रशासन में या सरकारी प्रशासन में ईमानदारी को बढ़ाता है, भ्रष्टाचार को कम करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए क्या है, इसकी जिम्मेदारी है और इसको ऐसा कार्य सौंपा गया है। ठीक है, अब देखिए, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज एन अपेक्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अपेक्स है, ये सर्वोच्च है, संस्थान है इन इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कंट्रीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो देश के लोक प्रशासन में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको ऐसे अपने इंट्रोडक्शन में बतानी होती हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनके क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 16 नंबर के, ठीक है, या 18 नंबर के, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको 5 से 6 पेज या 7 से 8 पेज आप आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तभी सारी चीजों को आप बता पाएंगे अच्छे तरीके से, सारे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर पाएंगे, तब जाके आपको कहीं 15-16 नंबर तब जाके मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपके क्वेश्चंस को डिजाइन किया हूं, आंसर को डिजाइन किया हूं कि आपको मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम चीजें आप गेन कर सकते हैं यहां से। ठीक है, अब इसी में आगे क्या लिखेंगे आप देखिए ध्यान से। अब सीबीसी की स्थापना कब होती है? 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर बनी एक संस्थानम समिति थी। उसी संस्थानम समिति ने सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुई, सीबीसी की स्थापना होती है। ठीक है, सीबीसी की स्थापना कब होती है? 1964 में होती है।
किसकी कमेटी पर? संस्थानम समिति बनाई गई थी, ठीक है। संस्थानम समिति जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक कमेटी थी, उसने संस्थानम समिति ने एक सिफारिश दी, एक रिकमेंडेशन दिया, जिसके बाद एक संस्था बनी। उस संस्था का नाम क्या था? सीवीसी। कब बनी? 1964 में, ठीक है। सीधे शब्दों में अगर कहें कि संस्थानम समिति की सिफारिश पर सीवीसी की स्थापना 1964 में होती है, ठीक है। It was established in 1964 as a result of the recommendation of the Sansthanam Committee on Prevention of Corruption, ठीक है। ये आपका इंट्रो अभी चल रहा है। आप इंट्रो में कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा सा आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे आप? केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीबीसी सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है, यानी कि सांविधिक है, ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है। इसको संवैधानिक स्थिति नहीं, संवैधानिक और सांविधिक में अंतर होता है। सांविधिक का मतलब होता है स्टैट्यूटरी स्टेटस, ठीक है, यानी कि इसको लीगल स्टेटस तो मिला हुआ है, लेकिन इसको संविधान में इसके बारे में कहीं ऐसी बात नहीं की गई है, तो इसको सांविधिक बोला जाता है इसीलिए, ठीक है। संवैधानिक उसको बोलते हैं जिसका उल्लेख या जिसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान में होता है, तो उसको हम संवैधानिक कहते हैं। जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं होता, किसी कानून में होता है या किसी धारा में होता है, तो इस तरीके से अगर कहीं या किसी और ऐसे उल्लेख में होता है जो संविधान में नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सांविधिक दर्जा, ठीक है। यह एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी है। फिर देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से क्या होता है? ये मुक्त होता है, ठीक है। सीबीसी जो होता है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी भी अधिकारी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की यह क्या करता है? निगरानी करता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी अधिकारी आते हैं, ठीक है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री हो, कुछ कोई भी हो, ठीक है, जो भी केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ आदमी है, उन सब के ऊपर क्या करता है? ये नजर बना के रखता है कि कहीं वो भ्रष्टाचार न करने पाए, ठीक है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज एन independent from the control of any executive authority and monitors all vigilance activities under the central government, ठीक है। तो जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी एम्प्लॉय आते हैं, उन सब के ऊपर ये क्या करता है? विजिलेंस को बनाए रखता है, अपनी निगरानी बनाए रखता है। अब देखिए यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में भी यह क्या करता है? सलाह करता है, ठीक है, सलाह देता है। इट एडवाइजेस वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव, रिव्यूइंग एंड इंप्रूविंग देयर विजिलेंस फंक्शन, ठीक है। यानी जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को कैसे सतर्क रहना है, कैसे अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से करना है, कैसे उनको प्लान बनाना है, ठीक है, इन सब के बारे में वो हमेशा समय समय पर क्या करता रहता है? सलाह या रिकमेंडेशन देता रहता है। अब अपने इंट्रोडक्शन में ही आप अगला पॉइंट इसमें और जोड़ सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा 2003 में पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2003 को स्वीकृति दे दी, ठीक है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल वाज पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 2003 which was assent by the president on 11 सितंबर 2003, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक विधेयक लाया गया संसद में, जो 2003 में क्या हो गया? दोनों सदनों ने उसको, लोकसभा ने और राज्यसभा ने पास कर दिया, और 11 सितंबर को इस पे प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, और यह क्या बन गया? एक विधेयक बन गया, एक बिल बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होता है, तथा 2 अन्य सतर्कता आयुक्त, इससे अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है इसमें 3 सदस्य होते हैं। अब देखिए इंट्रो को आप अगर और बड़ा करना चाहें तो ये पॉइंट और ऐड कर सकते हैं।
अप्रैल 2004 के जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने संबंधित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाली एक नामित एजेंसी के रूप में भी प्राधिकृत किया हुआ है। ठीक है, तो अप्रैल 2004 में जनहित प्रकटीकरण आता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति सीबीसी को यह बता देता है कि किसी संस्था ने या किसी कार्यालय ने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो उसके संबंध में भी वह जो है जांच पड़ताल कर सकती है सीबीसी। ठीक है, अब देखिए सीबीसी की संरचना के बारे में आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जबकि ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपका थोड़ा सा आंसर और सुटेबल बन जाएगा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, यानी सीबीसी में कितने सदस्य होते हैं? सीबीसी में टोटल 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, 1 + 2। 1 क्या होता है? सीबीसी का चीफ होता है, सीबी केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुखिया होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति भी अपने मर्जी से नहीं करता इन तीनों की सदस्य की नियुक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति भी अपने मर्जी से नहीं करता, बल्कि इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, उस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। 3 लोग होते हैं जो एक कमेटी बनाते हैं। एक कमेटी के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति को क्या बना दो? केंद्रीय सतर्कता आयोग बना दो। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर के बारे में आप ध्यान रखिए। 3 मेंबर बॉडी है या मल्टी मेंबर बॉडी है, आप कह सकते हैं इसको। अब देखिए इसका थोड़ा सा कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी पद के योग्य नहीं होते हैं। देयर टेन्योर इज फॉर 4 years और टिल एज ऑफ 65 years, whichever is the earlier। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट these officers of the commission are not eligible for any post in the central और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो सीबीसी होते हैं रिटायरमेंट के बाद ना तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी पोस्ट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट के बाद ना तो राज्य सरकार में ना ही केंद्र सरकार में ये काम कर सकते हैं। अब जो सीबीसी होते हैं उनको कैसे हटा सकते हैं, है ना? हटाने का प्रोसेस क्या होता है? तो भारत में राष्ट्रपति निम्नलिखित दशाओं में आयोग के अध्यक्ष व उसके सदस्यों को उसके पद से हटा सकते हैं या विमुक्त कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ डिसमिसल क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिलीव द चेयरमैन ऑफ द कमीशन और इट्स मेंबर्स फ्रॉम द पोस्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कब कब हटा सकते हैं ये बात ध्यान रखने के लिए। सीबीसी को तब हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया या पागल घोषित हो गया हो। ठीक है, दूसरी बात, यदि वह नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में केंद्र सरकार की दृष्टि में क्या हो? दोषी पाया गया हो, या तो वह अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कोई लाभ का पद धारण कर लेता हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इतनी सारी कंडीशन है, अगर इन कंडीशन में वह पाया जाता है तो उसके पद से उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, यदि वह दिवालिया हो गया हो, या तो वो उसका कैरेक्टरलेस हो गया हो, या तो वो अपने पोस्ट पर सीबीसी के पोस्ट पर है लेकिन उसके साथ साथ कोई और काम कर रहा है वो, तब भी उसे हटा दिया जाएगा उसकी पोस्ट से। ठीक है, इफ ही हैज बीन डिक्लेयर बैंकरप्ट, इफ ही हैज बीन फाउंडेड गिल्टी इन आईज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी क्राइम ऑफ द बेसिस ऑफ द मोरल टर्पिट्यूड। ठीक है, फिर उसके बाद है होल्ड्स ऑफ एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आउटसाइड ऑफ हिज एरिया ऑफ वर्क। ठीक है, अगर वह कोई और भी ऑफिस को होल्ड करता है जो उसके एरिया में नहीं आता, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तब भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट हटा सकता है, राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और किस किस कंडीशन में उसको हटाया जा सकता है। यदि वह मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या हो? वह असमर्थ हो। ठीक है, यानी अगर वह पागल हो चुका हो या वो उसकी मानसिक या शारीरिक स्थिति सही नहीं है, अगर वह विकलांग हो जाता है या पागल हो जाता है, उसका दिमाग नहीं काम करता, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको हटाया जा सकता है। इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ही इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वर्क ड्यू टू मेंटल और फिजिकल रीजन। ठीक है, मेंटल या फिजिकल रीजन से अगर वह
इनकैपेबल हो जाता है अपने काम को करने में, ठीक है, अपने परफॉर्म को देने में, तो उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, हटा सकता है। या फिर अगली कंडीशन क्या है हटाने के लिए, कोई अन्य आर्थिक लाभ हुआ का पद उसने ग्रहण कर लिया हो जो आयोग के अनुसार क्या है, अनुचित है। होल्ड्स ऑफ एनी अदर फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबल पोजीशन विच इज इनएप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द कमीशन। कमीशन के अकॉर्डिंग अगर उसने कोई ऐसी पोस्ट या ऐसा पद धारण कर लिया है जो कि सीबीसी के लिए उपयुक्त ना हो, तब भी उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। फिर अगली क्या कंडीशन है हटाने के लिए सीबीसी को, राष्ट्रपति द्वारा आयोग के मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्तों को उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर ये तो वो कोई गलत काम करते हैं, ठीक है, या फिर उसको वो मिसकंडक्ट करते हैं, या फिर वो कैपेबल नहीं है कोई काम करने के लिए, अगर केंद्र सरकार ने उनको बोला कि आप इसकी जांच कीजिए, अगर वो जांच सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तब भी उनको क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं। फिर अगली कंडीशन क्या है, यदि वह केंद्रीय सरकार के किसी समझौते अथवा कार्य में सहभागी हो, तब भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इफ ही पार्टिसिपेट एनी कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसमें तो ये समझौता करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फिर तब भी उसको क्या किया जा सकता है, सीबीसी को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है, अब हमारा मेन जो टॉपिक है आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के क्या कार्य हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के क्या कार्य हैं, क्या पावर्स हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। पहला कार्य आप तो या तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं या तो आप पैराग्राफ में लिखें। मेरा मानना है पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप इस पॉइंट्स को 1 2 है ना 1 2 करके लिखेंगे, 3 इस तरीके से लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा मार्क्स मिल सकता है। चलिए देखिए, केंद्रीय सरकार सीबीसी के क्या कार्य हैं, ठीक है, इसके क्या अधिकार हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ पर जांच करना अथवा जांच या खोज करवाना, ठीक है, यह क्या है, इसका अधिकार है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने किसी भी मामले में सीबीसी को बोल दिया कि आप इस संदर्भ में या इस अधिकारी की जांच कीजिए, तो क्या करता है सीबीसी, उसकी जांच करता है। ठीक है, तो यह क्या है, उसका अधिकार भी है, उसका कार्य भी है। टू इन्वेस्टिगेट और कॉज टू बी इन्वेस्टिगेटेड एनी रेफरेंसेस सेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कार्य अगर सीबीसी को भेजता है कि आप इस डिपार्टमेंट की जांच कीजिए, इस अधिकारी की आप जांच कीजिए, इस ऑफिसर्स को आप अपने अंडर में देखिए, तो वो सारी चीजें क्या करता है, सीबीसी करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका होगा, विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालय जितने भी हैं, उनके विभागों तथा केंद्रीय सरकार के जितने संगठन हैं, उनके सतर्कता और प्रशासन पर क्या करता है, ये अधीक्षण करता है। ठीक है, जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे वो लोअर डिवीजन क्लर्क हो, चाहे अपर डिवीजन क्लर्क हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो, चाहे वो आईपीएस हो, ठीक है, जो भी कर्मचारी केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, उनके डिपार्टमेंट की, है ना, उन पर प्रशासन पर, उनके प्रशासन पर, उनके डिपार्टमेंट पर ये क्या करता है, निगरानी बना के रखता है, ऑब्जर्वेशन करता रहता है हमेशा। ठीक है, टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका काम क्या होता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, जो भी मंत्रालय हैं, उनके ऊपर क्या करता है, ये नजर बना के हमेशा रखता है। फिर अगला काम क्या है इसका, ये देखते हैं। ठीक है, अगला काम इसका है, किसी भी जांच का संचालन करते समय आयोग को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार क्या हो जाते हैं, प्राप्त होंगे, यह इसकी शक्ति है। ठीक है, तो हम शक्ति एवं कार्य दोनों को मिलाकर के साथ में लिख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो सीबीसी जब भी कोई जांच करता है, ठीक है, तो उसके पास कौन सी पावर आ जाती है, उसके पास सिविल कोर्ट की या सिविल न्यायालय की सभी अधिकार उसको मिल जाते हैं अपने आप। ठीक है, द कमीशन विल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट व्हाइल कंडक्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन ये करता है सीबीसी, तो इसको अपने आप से क्या मिल जाएंगे, सिविल कोर्ट के सारे पावर्स इसको अपने आप मिल जाते हैं। फिर अगला पॉइंट इसका कार्य क्या है, इसकी शक्तियां अगले का है,
सीवीसी केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने की क्या है, एक प्रमुख एजेंसी है। सीवीसी इज द मेन एजेंसी टू प्रिवेंट करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने की यह क्या है, मेन एजेंसी है या फिर सुप्रीम एजेंसी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसकी भूमिका क्या होती है, सलाहकारी होती है। ठीक है, यह सलाह दे सकता है, अगर इसने जांच किया, जांच में किसी को दोषी पाया तो यह सलाह देगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए या केस दर्ज किया जाए। ठीक है, इस तरीके से सलाह दे सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है। इट रोल इज एडवाइजरी, है ना, इट्स रोल इज एडवाइजरी। इसका रोल क्या होता है, केवल सलाह देना होता है। ठीक है, वास्तव में इसके पास कोई शक्तियां नहीं होती है, केवल सलाह दे सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं सीबीसी का और क्या कार्य है। सीबीसी को भ्रष्टाचार और दुराचार के विरुद्ध शिकायतें सीधे नागरिकों से भी मिल जाती हैं। ठीक है, सीबीसी रिसीव कंप्लेंट्स अगेंस्ट करप्शन एंड मिसकंडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सिटीजन्स। अगर किसी नागरिक ने सीबीसी को मैसेज के थ्रू या वीडियो के थ्रू या किसी भी वॉइस ऑडियो कुछ भी किसी के थ्रू भी अगर उसको सूचना देती है कोई पब्लिक, तो सीबीसी जो है डायरेक्ट एक्शन पब्लिक के ग्राइवेंस पे या पब्लिक के कंप्लेंट पर भी वह सीबीसी जांच पड़ताल किसी भी अधिकारी की कर सकती है जिसके विरुद्ध उसे ऐसा करने के लिए पब्लिक ने बोला है। चलिए अगला कार्य क्या होता है इसका, सतर्कता नीति मानदंडों और प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को यह सलाह देता रहता है। ठीक है, एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट और मैटर्स रिलेटिंग टू द विजिलेंस पॉलिसी नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स। यानी ये केंद्र सरकार को समय समय पर बताता रहता है कि किस तरीके से आप अपनी पॉलिसीज को बनाएं जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कितने अच्छे तरीके से हम अपनी विजिलेंस को बना के रख सकते हैं, उनके ऊपर कितने अच्छे तरीके से अपनी पकड़ को बनाए रखें जिससे कि भ्रष्टाचार कम से कम कर पाए। ठीक है, फिर अगला काम इसका होता है, जितने भी लोक सेवक होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या कदाचार की शिकायतें प्राप्त करता है और उनकी जांच भी यह करता है, निरीक्षण करना इसका काम होता है। ठीक है, रिसीविंग कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन मिसकंडक्ट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एंड इन्वेस्टिगेटिंग और सुपरवाइजिंग देम। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामलों के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई इसका मतलब होता है। ठीक है, सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मतलब होता है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सीबीआई के कामकाज का भी अधीक्षण का प्रयोग यह कर सकता है। ठीक है, इसको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत यह भी अधिकार दिया गया है कि यह सीबीआई के भी कार्यों का भी यह क्या कर सकता है, अधीक्षण या उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। ठीक है, एक्सरसाइजिंग सुपरिटेंडेंट ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अधिकारों को लिखें, इसके कार्यों को लिखें। फिर आप अगला पॉइंट लिखें, आपको देखिए अधिकार जब कार्य आप लिख रहे हो तो कम से कम आपको, मेरा मानना है कि 7 से 8 या 10 पॉइंट जरूर आप बताएं क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं ना। लॉन्ग आंसर लिखने का मतलब है कि कम से कम आप 1000 वर्ड्स 1000 वर्ड्स में आप लिखेंगे या फिर 800 वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, 800 वर्ड में लिखने का मतलब है कम से कम आप 5 से 8 पेज में आप इसको कंप्लीटली लिख पाएंगे। ठीक है, आपकी लिखने की स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी लिखने का डिस्टेंस कैसा है, वो उस पर पेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगला काम क्या है इसका, लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों की प्रगति की समीक्षा करना और उनके शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी करना इसका काम भी होता है। फिर नेक्स्ट देखिए इसका काम क्या है, भ्रष्टाचार या कदाचार के दोषी पाए गए लोक सेवकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की यह सिफारिश कर सकता है। बस ये, ठीक है, ये एडवाइस दे सकता है, सिफारिश कर सकता है। अगर इसने जांच किया, ठीक है, ध्यान रखना, किसी आईएएस ऑफिसर के खिलाफ इसने जांच किया और उस जांच में इसने पाया कि यह आईएएस अधिकारी क्या है, दोषी है, भ्रष्टाचार किया है इसने, तो उसके खिलाफ क्या कर सकता है, ये कार्रवाई करने के लिए सरकार को या यह सलाह दे सकता है कि सरकार इसके खिलाफ क्या करे, एक्शन ले, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। लेकिन सीबीसी खुद मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता है, केवल यह क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है, सिफारिश कर सकता है कि यह व्यक्ति क्या है, दोषी पाया गया है, यह व्यक्ति करप्शन में पाया गया है। ठीक है, टू रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन और मिसकंडक्ट। ठीक है, अब देखिए अगला काम क्या होता है इसका,
भ्रष्टाचार का पता लगाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निवारण सतर्कता उपाय जैसे निरीक्षण, लेखा परीक्षा, समीक्षा आदि करना इसका काम होता है। ठीक है, तो देखिए टू टेक प्रिवेंटिव विजिलेंस मेजर्स सच एज इंस्पेक्शन, ऑडिट, रिव्यू etc टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करप्शन। ठीक है, ये क्या करता है, करप्शन को रोकने के लिए बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट करता है, जैसे कि इंस्पेक्शन करता रहता है, बीच में ऑडिट करता है, रिव्यू करता है डिपार्टमेंट का, जिससे कि समय समय पर क्या होता रहे, लोगों को, अधिकारियों को यह पता चलता रहे कि सीवीसी समय समय पर हमारे डिपार्टमेंट की जांच करती है, अगर हम कुछ भ्रष्टाचार करेंगे, कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम हमारे खिलाफ क्या करेगी, एक्शन ले सकती है। ठीक है, सीवीसी। अब देखिए अगला काम क्या होता है सीवीसी का, लोक सेवकों और नागरिकों को भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के महत्व के बारे में शिक्षित कर जागरूकता पैदा करना इसका एक अलग भी काम होता है। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक सर्वेंट एंड सिटीजन्स बाय एजुकेटिंग देम अबाउट द इफेक्टेड ऑफ करप्शन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, ये समय समय पर क्या करती है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उनको क्या करती है, उनको समय समय पर कुछ इंटीग्रिटी के, कुछ ऑनेस्टी के, है ना, इन सब की चीजों के बारे में उसको जागरूक करती रहती है, जिससे कि उनके अधिकारियों के मन में क्या हो, ईमानदारी का भाव पैदा हो, है ना, उनके मन में इंटीग्रिटी आए, उनके मन में ऑनेस्टी आए ऑफिसर्स के मन में, जिससे कि भ्रष्टाचार को कम करे, भ्रष्टाचार को छोड़ दें, है ना। तो इसका एक काम और होता है कि जो लोक सेवक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स, उनको ये क्या करती रहती है, समय समय पर नैतिक और सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की बातों को यह सिखाता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, करप्शन को रोकने में मदद भी मिलती है। चलिए देखिए भ्रष्टाचार को, अब देखिए इसने, अब क्वेश्चन हमारा क्या था, अब यहाँ पे हमने इसके अधिकार और इसके शक्तियों के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये बात ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब एक बार चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि इसने भ्रष्टाचार को रोकने में कितना यह प्रभावी रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं भ्रष्टाचार को रोकने में कितना इसका प्रभाव रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। क्योंकि सारी चीजों को आपको समझाना मेरा उद्देश्य है, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, पॉइंट्स को आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप क्या करेंगे, हमेशा रट के चीजों को आप एग्जाम नहीं पास कर सकते। ठीक है, बस आप लिख के पास कर सकते हैं एग्जाम, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आप बस पास ही कर पाएंगे, परसेंटेज आपका अच्छा नहीं आएगा, है ना। तभी बच्चे कहते हैं सर मेरा डीयू में इतना कम आया। ठीक है, क्योंकि डीयू में मैं 4 से 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो मैं 12 बच्चों को यही सिखाता हूं कि आप चीजों को ऐसे करो, जिसकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए देखिए भ्रष्टाचार को सामने लाने में कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन एक्सपोजिंग करप्शन। ठीक है, इसने कैसे कुछ अपने एग्जाम्पल के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा कैसे भ्रष्टाचार को सामने लाया। ठीक है, उसके थ्रू हम देखते हैं सीवीसी लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार और कदाचार के विभिन्न मामलों को उजागर करके और दंडित करके सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ठीक है, यानी सीवीसी इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग एन ऑनेस्टी एंड accountability in public life by exposing and punishing various cases of corruption and misconduct involving public servant। ठीक है, इसने समय समय पर क्या किया है, लोक सेवक जो होते हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके भ्रष्टाचार को सामने लाया है इसने, बहुत सारे मंत्रालयों के भ्रष्टाचार को सामने लाया है, और ईमानदारी, जवाबदेही, सार्वजनिक सुरक्षा, इन सबको क्या किया है, इसने बचाया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे इसने भ्रष्टाचार को सामने लाया, क्या क्या इसके उदाहरण हैं, एक एक करके यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसके कुछ निम्नलिखित उदाहरण देखने को मिलते हैं। सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल आर एज फॉलोज। ठीक है, जैसे इसने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को सामने लाया। ठीक है, अब आप उदाहरण में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 2G, 3G, 4G, 5G क्या है, ये नेटवर्किंग सिस्टम के कुछ अपने रोल्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में इतना आपको नहीं सीखना, बस आपको 2G स्पेक्ट्रम के बारे में देखना है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को इसने सामने कैसे लाया, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ठीक है, सीबीसी द्वारा इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को भेज दिया गया और इसके मामले की निगरानी
की, ठीक है, मामले की इसने निगरानी की। साथ ही सीवीसी द्वारा अपने निष्कर्षों और सिफारिशों पर सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी गई, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सीवीसी ने क्या किया, सीवीसी ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में क्या क्या चीजें हुई है ना, इसने क्या किया, जांच करके अपनी रिपोर्ट को सीबीआई के पास भेज दिया। और सीबीआई इसके साथ ही क्या किया, अपने जो सीवीसी ने एक निष्कर्ष यह निकाला कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जो जो ऑफिसर्स, जो जो मंत्री भ्रष्ट पाए गए थे, उनकी एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना करके किसको दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक्शन ले लिया भाई। द सीबीसी रिफर्ड the matter to CBI for investigation and monitored the case and also submitted a report to the Supreme Court on its finding and recommendations, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला उदाहरण हो गया, एग्जांपल हो गया। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, कोयला आवंटन का घोटाला, ठीक है। कोल एलोकेशन स्कैम जब हुआ था, उसमें भी क्या किया, सीवीसी ने इस मामले को सामने लाया कि जो कोयला आवंटन हुआ था, जो कोल का अलोकेशन हुआ था, उसमें भी अधिकारियों ने घोटाला किया। और इस मामले को भी सीबीआई को बना करके जांच के लिए इसने भेज दिया, ठीक है। देखिए सीवीसी चाहे तो खुद भी जांच कर सकती है, पहली बात ध्यान रखना। सीबीसी चाहे तो मामले का खुद जांच कर सकती है, चाहे तो किसी भी डिपार्टमेंट को सौंप सकती है। जैसे कि इस मामले को उसने क्या किया, सीबीआई को पास भेज दिया, सीबीआई ने रिपोर्ट बना के इसको दिया, सीवीसी को दिया, और सीवीसी ने निष्कर्ष निकाल के सिफारिश पर क्या कर दिया, एक रिपोर्ट बनाई, फाइनल की, और फिर रिपोर्ट बनाकर क्या कर दिया, फिर इसने सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसने कुछ काम किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इसके कुछ एग्जांपल्स को बताने पड़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से देखें इसको, और हिंदी मीडियम वाले भी देखें, ठीक है, क्योंकि आपको, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा उनको प्रॉपर इंग्लिश में ही चाहिए होता है, तो मैंने कंटेंट उनके लिए प्रॉपर इंग्लिश में ही मेंशन कर दिया है। वो चाहे तो आप कंटेंट को देख करके आप समझ सकते हैं, या फिर मैं पढ़ाता हूं उससे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो आपकी जैसे मर्जी हो। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्या है, ये सुटेबल पड़ेगा। द सीबीसी रिफर्ड द मैटर टू सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटर्ड द केस एंड ऑल्सो सबमिटेड रिपोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन हिज फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन। देखिए सीबीसी क्या कर दिया, अपने मैटर को रिफर्ड कर दिया, किसको, सीबीआई को, जांच पड़ताल करने के लिए कि कोयला आवंटन, जो कोल अलोकेशन हुआ है, अलोकेशन में क्या क्या चीजें हुई हैं। और फिर उसने एक फाइनल रिपोर्ट बनाई सीबीसी ने, किसके आधार पर, इस सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर सीबीसी ने एक फाइनल रिपोर्ट बनाया, और फाइनल रिपोर्ट में उसको जो लगा, उस रिपोर्ट को किसको दे दिया, उसने सुप्रीम कोर्ट को उसने उठा के दे दिया, ठीक है। ये तो दूसरा एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं कुछ, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि आपके पास कुछ नॉलेज भी तो है, ठीक है। फिर आपका आता है क्या, कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष आता है, ठीक है। आप डायरेक्टली मेरे इस लिंक पर क्लिक करके, ठीक है, आप पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो आप पीडीएफ को डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं तो बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। वीडियो देखना समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ ज्यादा, क्योंकि बुक्स में तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, बट आपको समझ नहीं आता वो सारी चीजें, तभी दिक्कत होती है आपको। अगर चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे। अब देखिए कंक्लूजन, निष्कर्ष हमें कैसे लिखना होता है। निष्कर्ष में देखिए क्या क्या हमें बताना है। पहली बात तो केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीवीसी के पास सीमित शक्तियां होती हैं, पहली बात, क्योंकि यह एक सलाहकार के निकाय के रूप में ही कार्य करता है, जिसके पास मामला दर्ज करने की कोई शक्ति नहीं होती है, ठीक है। यह कोई रिपोर्ट अपने पास नहीं दर्ज कर सकता है। इसके पास शक्तियां क्या होती हैं, सलाहकारी होती हैं। यह सलाह दे सकता है कि यह जांच करके यह एक सलाह दे देगा सुप्रीम कोर्ट को या केंद्र सरकार को कि यह अधिकारी क्या है, भ्रष्ट है, ठीक है। यह खुद कोई मामला दर्ज नहीं कर सकता, ध्यान रखना आप। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज लिमिटेड पावर्स एज इट एक्ट्स एन एडवाइजरी बॉडी विद नो पावर टू रजिस्टर अ केस, ठीक है। इसके पास कोई पावर्स नहीं होती कि यह केस को रजिस्टर कर सके, ठीक है। यह एक एडवाइजरी के रूप में एक्ट करता है, अपना काम करता है, यह एडवाइजरी बॉडी है कह सकते हैं, ठीक है। बट हालांकि यह एक स्वतंत्र एजेंसी है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। ऑल्दो इट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, इट लैक रिसोर्सेज एंड पावर टू एक्ट ऑन कंप्लेंट्स, ठीक है। लेकिन एजेंसी क्या है, यह स्वतंत्र है,
इसके पास शिकायतों के लिए या इसके पास इतना पावर्स नहीं होता, इसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है जिससे कि कंप्लेंट आने पर डायरेक्ट यह कार्य कर सके। ठीक है, हालांकि यह एक स्वतंत्र एजेंसी है, इसके पास शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संसाधनों और शक्ति का क्या होता है, अभाव होता है। ऑल्दो इट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इट लैक्स रिसोर्सेज, इसके पास रिसोर्सेज का लैक होता है, अभाव होता है। एंड पावर्स टू एक्ट ऑन कंप्लेंट्स, ठीक है, और यह डायरेक्टली किसी कंप्लेंट के ऊपर इसके पास शक्ति नहीं होती कि किसी व्यक्ति ने डायरेक्टली कंप्लेंट किया तो उसके ऊपर ये एक्शन लेना स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, तो इसकी एक कमियां हैं। तो हमें क्या करना है, हमने कंक्लूजन में कुछ कमियां बता करके क्या करना है, हमें इसकी कमियों को दूर करने के कुछ पॉजिटिव एडवाइस देनी है, कुछ पॉजिटिव या सकारात्मक सुझाव देने होते हैं निष्कर्ष में कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसलिए तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आयोग में जो कमियां हैं हमें उनको दूर करने की जरूरत है, तभी सीबीसी जो है और अच्छे तरीके से काम को कर पाएगी। ठीक है, देयरफॉर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कमीशन नीड टू बी रिमूव टू प्रिवेंट करप्शन इन अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, हमारी जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार को हमें रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो सीबीसी की कमियां हैं उन कमियों को दूर कर देना चाहिए। जैसे कि कमी क्या है इसकी, जैसे कि इसके पास कोई लीगल पावर नहीं होता। ठीक है, ये केवल एडवाइजरी बॉडी है, तो हमें लीगल पावर इसे कुछ प्रोवाइड करना है, हमें इसे डायरेक्टली केस करने की पावर्स देनी है, ये डायरेक्टली किसी के ऊपर केस भी कर सकता है, ये डायरेक्टली किसी के ऊपर मुकदमा दायर कर सके। ठीक है, इन सब कमियों को दूर कर दे तो शायद ये क्या हो जाए, यह और अच्छी संस्था बन जाए। ठीक है, तो हमें इस तरीके से पॉजिटिव वे में अपना अप्रोच रखना है कंक्लूजन में। तो मैं दावा करता हूं कि अगर ये 18 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कोई भी एग्जामिनर होगा आपको 16 मार्क्स देने से नहीं रुकेगा। ठीक है, 16 या 17 या 18 भी दे सकता है वो। ठीक है, अगर आपने इतना लिखा है, अगर मुझे कॉपी आपकी मिलेगी तो मैं आपको 16 से 17 नंबर आपको इजीली दे दूंगा बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को अच्छे तरीके से लिखेंगे। हालांकि हम लोग जब डीयू की, इग्नू की, एसओएल की, एनसीवेब की सारी कॉपियां हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, यहां तक कि हमें रेगुलर्स की कॉपियां भी प्रोवाइड मिलती हैं कंटिन्यू चेक करने के लिए, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रॉपर कॉपियां सबकी चेक कर सके। बट जो लगता है हमें कि हमें कर देना चाहिए तो हम लोग उसकी कॉपी चेक कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे, कुछ ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो इस वे में लिखते हैं आंसर को, जिनको पढ़ने के बाद इतना आनंद आता है कि मत पूछिए, कि उनको ऐसा होता है कि उनको कंप्लीटली 100 में से 100 नंबर दे दिया जाए। ठीक है, बट थोड़ी बहुत उनकी राइटिंग स्किल्स का इश्यू आता है जिसमें से एक या आधा नंबर हम लोग कट करके पूरे मार्क्स उनको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर होता है। तो अगर आपको आंसर अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इलेक्शन कमीशन के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।